वोट चोरी पर विपक्ष के लोग एक्सपोज हो गए हैं। चुनाव आयोग लगातार खुलासा कर कांग्रेस के दावों की पोल खोल दे रहा है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। ऐसी बात बाहर आई है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं कि आखिर विपक्ष के लोग इस हद तक कैसे जा सकते हैं। अब सब कुछ साफ हो गया है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा देने से क्यों भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब करें क्या। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं उसे चुनाव आयोग सबूत के साथ फर्जी बता दे रहा है, जिसके बाद अब वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग माफी मांगने पर मजबूर हो गए हैं। राहुल गांधी लगातार देश के लोगों को पीएम मोदी के खिलाफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही, जिसके बाद अब वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जिससे उनके दावे धराशायी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके दावों की हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। इस खबर में आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। एक्सपोज होने के बाद कांग्रेस के नेता पलटी मार रहे हैं। विपक्ष के लोग बिना कोई सबूत के चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने दो टूक कहा कि इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। आयोग ने कहा है कि एसआईआर से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से कटने न पाए और किसी अपात्र का नाम मतदाता सूची में जुड़ने न पाए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 के अपने उस फैसले के खिलाफ दायर कई पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 24,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई ये भर्तियां कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी थी। ये चयन कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए किया गया था। वहीं संसद के लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। केंद्र की मोदी सरकार इन विधेयकों के जरिए संविधान में 130वां संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के तहत गंभीर अपराध के आरोपों में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस बिल को लेकर विपक्ष के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर इस बिल के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता मोदी सरकार के साथ है। इस देश के लोग मानते हैं कि गंभीर अपराध के आरोपों में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से राहुल गांधी घिर गए हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि वोट चोरी को लेकर क्या खुलासा हुआ है। सब कुछ बताएंगे डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का हर दांव पेच फेल होता जा रहा है। कांग्रेस के लोग अब वोट चोरी का शिगुफा छोड़कर राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर राहुल की सियासी लॉन्चिंग पर ग्रहण लग गया है। जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर शॉर्टकट से कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं, उसमें वो खुद ही उलझ गए हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस की काफी फजीहत हो गई है। देश में वोट चोरी के नाम पर राजनीतिक बवंडर खड़ा करने वाले सीएसडीएस के संजय कुमार और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ दिल्ली में शिकायत की गई है। फर्जी आंकड़ों के आधार पर ये खेल शुरू करने वाले संजय कुमार अब निशाने पर आ चुके हैं। इस बीच सीएसडीएस को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाली सरकारी संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सीएसडीएस पर सवाल उठाए हैं और शो कॉज नोटिस जारी किया है। आईसीएसएसआर ने सीएसडीएस पर फर्जी डेटा पेश करने और चुनाव आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया। वहीं सीएसडीएस की विदेशी फंडिंग, खासकर जर्मनी की कोनराड एडनॉयर फाउंडेशन से मिलने वाले करोड़ों रुपए अब जांच के घेरे में है। दर्शकों, राहुल गांधी अब वोट चोरी पर खुद घिर गए हैं। वहीं देश हित में पीएम मोदी ने एक कानून बदल दिया है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाने वाले तीनों विधेयक पेश कर दिए गए हैं।
इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं तीनों विधेयक जेपीसी के पास भेजे गए हैं। इस बिल को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अमित शाह ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए हैं। दुनिया का कोई तानाशाह अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया। धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, न्याय अन्याय का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कहा है कि अब ये नए विधेयक सत्तारूढ़ दल के हाथों में राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को और कमजोर और अस्थिर करने का हथियार बनाने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि संसद में हमने विपक्षी आवाजों को दबाने का बढ़ता चलन देखा है। हमें सदन में महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को उठाने का बार बार अवसर नहीं दिया जाता। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दागी पीएम सीएम को हटाने वाले विधेयक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के एनडीए के पाले में बनाए रखने के लिए पेश किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन विधेयकों से जेडीयू और टीडीपी दोनों के ही नेता डरे हुए हैं और केंद्र सरकार भी इनके समर्थन वापसी को लेकर आशंकित है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिल संसद में पेश किया है उसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है और वो 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। विपक्ष की तरफ से इस बिल का विरोध किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है। सदन में बिल पेश किए जाने के दौरान धक्का मुक्की की बातें तक सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आज तक से बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री बिल पेश कर रहे थे, तभी विपक्ष के नेता वेल में आ गए और गृह मंत्री जी को निशाना बनाया और पूरा बिल फाड़कर उनके मुंह पर फेंका। न सिर्फ कागज फेंका बल्कि पत्थर भी फेंका गया। सोचिए, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके माइक को नोच नोच कर निकालने की कोशिश की गई। वहां मौजूद महिलाएं उन पर अटैक करने लगी। वहीं इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। वहीं भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है। ये चेतावनी है कर्नाटक की आर्थिक स्थिति को लेकर। सीएजी का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार की 5 गारंटी योजनाएं राज्य के वित्त पर भारी असर डाल रही हैं। कोविड-19 के बाद राज्य में जो वित्तीय सुधार हुआ था वो इन योजनाओं की वजह से खत्म हो गया है। विकास कार्यों पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है। सीएजी ने 2023-24 के राज्य वित्त पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि मौजूदा सब्सिडी या वित्तीय सहायता को तर्क संगत बनाए बिना या लाभों को कम किए बिना 5 गारंटी योजनाओं को लागू करने से राज्य के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन इस रैली के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी पर एक शख्स सवार होता है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर कहता है कि वोट चोरी हुई है और उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। इस आदमी को आगे कर राहुल गांधी चुनाव आयोग को वोट चोर साबित करने में लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से झूठा निकला। चुनाव आयोग ने बताया कि सुबोध कुमार नाम का ये शख्स कोई आम मतदाता नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए है और उसका नाम कभी भी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। राहुल गांधी को तथ्यों से कोई लेना देना नहीं। वो हर चुनाव से पहले जिद पर अड़े रहते हैं कि वोट चोरी हो गई और हर बार चुनाव आयोग फैक्ट चेक उनके झूठ को उजागर करता है, फिर भी वो वही रट लगाते रहते हैं। दरअसल अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में एक शख्स को मंच पर माइक थमाकर राहुल गांधी ने कहा था कि इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। यही लाखों लोगों के साथ हो रहा है। ये शख्स सुबोध कुमार था जिसने राहुल गांधी के रथ पर चढ़ते ही कैमरे के सामने आरोप जड़ा कि उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। राहुल गांधी ने इस पूरे वाकये को रैली से लाइव दिखाया और फिर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दिया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जो सुबोध कुमार जी के साथ हुआ वही लाखों लोगों के साथ बिहार में हो रहा है। वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है। बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति को मंच पर बुलाना, माइक थमाना और कैमरे के सामने आरोप लगवाना, ये सब पहले से स्क्रिप्टेड था। राहुल गांधी ने इसे भारत माता पर हमला बताया, लेकिन असल हमला जनता की समझदारी पर किया गया था। रंजू देवी के झूठ के बाद अब सुबोध कुमार पर राहुल गांधी की वोट चोरी की कहानी हर बार फेल होती गई। चुनाव आयोग की विस्तृत जांच रिपोर्ट के अनुसार सुबोध कुमार नाम का व्यक्ति कोई आम मतदाता नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का बूथ लेवल एजेंट है। 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित सूची और फिर 2025 के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में भी सुबोध कुमार का नाम कभी भी मतदाता सूची में था ही नहीं। उसके परिवार के कुछ सदस्य सूची में शामिल हैं, लेकिन खुद उसका नाम कभी भी दर्ज नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रकाशित विलोपित मतदाताओं की सूची में भी उसका नाम दर्ज नहीं है। चुनाव आयोग एक्स पर बताता है कि सुबोध कुमार ने ना तो फॉर्म भरा और ना ही किसी प्रकार का घोषणा पत्र दिया। जब बीएलओ को विलोपित मतदाताओं की सूची बूथ पर चिपकाई तब सुबोध वहीं मौजूद था, लेकिन उसने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो स्वयं हस्ताक्षर कर चुका है, फिर भी मंच पर दावा किया गया कि उसका नाम हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि सुबोध कुमार ने जो आरोप लगाए वो निराधार और झूठे हैं। यदि वो भविष्य में नियमानुसार फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उनका नाम जोड़ा जा सकता है। दर्शकों, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह का निराधार आरोप लगाया है। इससे पहले औरंगाबाद में उन्होंने रंजू देवी नाम की एक महिला का मामला उठाया था, ये दावा करते हुए कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। लेकिन बाद में रंजू देवी ने खुद एक वीडियो में बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है और उन्हें गुमराह किया गया था। राहुल गांधी का बार बार एक ही तरह के निराधार आरोप लगाना कांग्रेस की ही फजीहत करवा रहा है और अब देश के लोग ये समझ गए हैं कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हलफनामा देकर ऐसे आरोप वो लगाएंगे और उनके आरोप गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए वो हलफनामा देने से बच रहे हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए हैं, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इस बिल के पेश होने के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों ने बिल के पेश होने का पुरजोर विरोध किया। हालांकि तीनों विधेयक जेपीसी को भेज दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाए जाने वाले बिलों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली नजर में तो ये विधेयक उचित और सही मालूम पड़ते हैं। पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे इन विधेयकों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है कि आपको प्रतिक्रिया दूं। वहीं इस बिल से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे कठोर और अलोकतांत्रिक बताया है। प्रियंका भी केरल के ही वायनाड से सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बिल को भ्रष्टाचार विरोधी बताना सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। वे एएनआई से बोली, मैं इसे बहुत कठोर मानती हूँ क्योंकि ये सभी चीजों के खिलाफ है। इसे भ्रष्टाचार विरोधी समाधान बताना लोगों की आंखों पर पर्दा डालने की तरह है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि कल को आप एक सीएम पर किसी भी तरह का केस लगा देंगे, बिना दोषी सिद्धि हुए 30 दिनों तक गिरफ्तार करेंगे और उन्हें सीएम से हटना होगा। ये पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग चुनाव हारने के बाद पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे। ईवीएम को लेकर भी विपक्ष ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बीजेपी ईवीएम हैक कर चुनाव जीत रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने चैलेंज देते हुए कहा था कि आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो विपक्ष के लोग भाग खड़े हुए। वहीं जनता ने भी उनके आरोपों को भाव नहीं दिया, जिसके बाद अब विपक्ष के लोग और खासकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये अर्जी विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता चेतन चंद्रकांत अहिरे ने दायर की थी। उनका आरोप था कि 2024 नवंबर में हुए चुनाव के दौरान मतदान का समय समाप्त होने के बाद कथित तौर पर 76 लाख फर्जी वोट डाले गए थे। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अहिरे की अर्जी में कानूनी योग्यता, सार और अधिकार का अभाव है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से भी विपक्ष को झटका लग चुका है। इसी तरह का आरोप राहुल गांधी भी लगाते हैं कि बीजेपी ने फर्जी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से मुद्दा ही छीन लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 25 जून 2025 को अहिरे की याचिका खारिज कर दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अहिरे ने ये मांग की थी कि महाराष्ट्र की तमाम 288 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम रद्द किए जाएं, विजयी उम्मीदवारों को जारी किए गए चुनाव प्रमाण पत्र वापस लिए जाएं और मतपत्रों का दोबारा उपयोग शुरू किया जाए। उन्होंने दावा किया कि मतदान के दिन 20 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे के बाद लगभग 76 लाख वोट अवैध रूप से डाले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका में कोई ठोस सबूत नहीं है और ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सीएसडीएस के संजय कुमार ने
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शेयर किए गए फर्जी डाटा को डिलीट कर माफी मांगी है। इसी फर्जी डेटा के दम पर राहुल गांधी के वोट चोरी के कैंपेन को कांग्रेस आगे बढ़ा रही थी। संजय कुमार ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना चाहिए। बाद में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों के सिलसिलेवार जवाब दिए तो संजय कुमार ने एक लेख में लिखा, चुनाव आयोग ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। संजय कुमार के फर्जी डेटा के आधार पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 18 अगस्त 2025 को एक्स पर एक ग्राफिक शेयर कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीनों में रामटेक और देओलाली जैसे क्षेत्रों से करीब 40% वोटर हटा दिए गए। वहीं नासिक वेस्ट और हिंगना में करीब 45% वोटर बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अब ये कहेंगे कि 2 और 2 जोड़ने से 420 होता है। इस डेटा का स्रोत लोक नीति CSDS था। दर्शकों, संजय कुमार ने फर्जी डेटा शेयर कर न सिर्फ आम लोगों को भ्रमित किया बल्कि लगातार भारत की सर्वोच्च चुनावी संस्था चुनाव आयोग को भी निशाना बनाया और जब उनका खेल पकड़ा गया तो चुपचाप अपने फर्जी डेटा को डिलीट कर माफी मांग ली। दर्शकों, संजय कुमार नाम खुद को प्रोफेसर और रिसर्चर कहते हैं, लेकिन असल में वो विदेशी फंडिंग और राजनीतिक एजेंडे के पीछे छुपे हुए हैं। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR ने भ्रामक डेटा देकर अनुदान नियमों के उल्लंघन को लेकर इसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। काउंसिल की ओर से कहा गया है, ICSSR की जानकारी में यह आया है कि CSDS में जिम्मेदार पद पर मौजूद एक व्यक्ति जो कि ICSSR के फंड पर चलने वाली रिसर्च संस्थान है, महाराष्ट्र चुनावों से जुड़े डेटा विश्लेषण में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मीडिया में बयान दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें वापस वो बयान लेना पड़ा। वहीं CSDS प्रमुख संजय कुमार ने रिपब्लिक चैनल से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरा डेटा का इस्तेमाल करके किसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है तो यकीनन ये गलत है, लेकिन अगर कांग्रेस किसी दूसरे डेटा के आधार पर नैरेटिव बना रही है तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरे डेटा में गलती हुई है, इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर वो मेरे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ये किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं था और इसमें कोई साजिश नहीं थी। संजय कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस को इस मामले में माफी मांगने पर विचार करना चाहिए ताकि डेटा और आंकड़ों का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें